सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जियोग्राफी मेंस यूपी पीसीएस के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक जियोग्राफी मेंस से संबंधित 3 वीडियो को देख लिया है, जिसमें हम लोग वन, भूमि और जल के बारे में बातचीत कर लिए हैं। दोस्तों आज हम लोग उसी टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी के कंसेप्ट को देखने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 वन, भूमि और जल से संबंधित होगा। दोस्तों एनसीईआरटी जैसा कि आप सभी अगर टॉपर्स से सुनते होंगे तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने के लिए हमें गाइड किया जाता है कि आप अगर कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपका बेसिक मजबूत हो जाता है और एक तरीके से आप बेहतर परफॉर्म भी कर पाते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़े तो हमें ये जरूर ध्यान में होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 2 एग्जाम देना होता है, प्रीलिम्स और मेंस। इंटरव्यू को मैं छोड़ रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस। वास्तव में अगर मैं देखूँ तो इस एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो उसका केवल एक ही आधार है, मेंस। प्रीलिम्स एज अ क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो दोस्तों हमें प्रीलिम्स में विद्वान तो बनने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा जागरूक होंगे तो एनसीईआरटी की किताबों को केवल डाउनलोड कीजिए कहीं से भी, या ज्योग्राफी की किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। आप उसको 6 से 12 तक डाउनलोड करिए और आप मेंस की जो सिलेबस है और उस सिलेबस से जो आया हुआ क्वेश्चन है आप उसको मैच करिए। आपको मैं 2 काम दे रहा हूँ क्या, एक तो आप कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करिए, ठीक है, ज्योग्राफी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक, और आप उसके सिलेबस को देखिए, यूपी पीसीएस मेंस की सिलेबस को देखिए, और सिलेबस के बाद आप उससे आए हुए क्वेश्चन को देखिए। तो आप पाएंगे कि यूपी पीसीएस मेंस ज्योग्राफी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस से बाहर पूछा गया है। तो आप पाएंगे कि अब हमें एनसीईआरटी में मेंस के लिए सिलेबस ढूंढना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों हमने ये मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत किया कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के जो कि हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, ठीक है। 6-7 नहीं है, 12th को भी, जो 12th क्लास है उसको भी मैंने अवॉइड किया है। अगर आप चाहते हैं तो देख कर पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 8 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 है भूमि, वन, जल और मृदा से। चैप्टर नंबर 5 है मानव संसाधन से। वैसे ही क्लास 9th में आप देख सकते हैं, क्लास 9th में चैप्टर 1 है जनसंख्या, ठीक है। फिर 10th में है वन, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, ये क्लास 10th में है। क्लास 11th में इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका एक चैप्टर है महासागरीय जल संचलन, अर्थात महासागरीय जल धाराएं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की अगर हम चर्चा करें तो मेंस के लिए केवल इतनी ही टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक तो देख पा रहे होंगे आप लोग। भूमि, वन, जल, मृदा, ये यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। उसके बाद क्लास 10th में आप देखेंगे 2 चैप्टर है, वन, वन्य जीव संरक्षण और जल संसाधन। बाकी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बीच। तो दोस्तों इसी चर्चा को हम लोग आज देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए होता है, क्योंकि हम इन्हीं चैप्टर्स को क्यों देख रहे हैं भाई। कक्षा 6 से लेकर हम 12 तक ज्योग्राफी की बात करें तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि एक तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा हमको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है। अगर आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को लेकर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ अगर ऐसा ही करना पड़ जाए तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको या तो बहुत भारी भरकम लगने लगेगा, या तो हो सकता है कि जोर जबरदस्ती किसी माध्यम से आपने पढ़ भी लिया तो एग्जाम में आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ना और किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में हमें विद्वान नहीं बनना है। प्रीलिम्स में हमें वही रणनीति अपनानी है जिसके माध्यम से हम प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर ले जाए और हमें पूरा एफर्ट जो है मेंस के लिए लगाना है। दोस्तों तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्टडी हो सकती है इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो जून से लेकर हमें करंट अफेयर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो भी क्रॉनिकल का, वो भी मंथली। बाकी लास्ट में आता है ई दृष्टि का, आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्वावलोकन घटना चक्र, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ठीक है, यूपी स्पेशल और साइंस का आप पूर्वावलोकन घटना चक्र अवश्य देखें। फिर उसके बाद न्यू लूसेंट, जो न्यू वाली लूसेंट आई हुई है उसको देखिए। फिर टेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। दोस्तों अगर आप इतना काम कर लेते हो तो प्रीलिम्स में मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपको फेल कर दे। ठीक, आप इतनी बात समझ गए। तो प्रीलिम्स का तो अपना फिक्स स्ट्रेटजी है, उसके लिए हमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ने का इतना ही आपको शौक है तो आप केवल तभी पढ़िए जब आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको मानकर चलिएगा आप लोग। इतनी चीज़ अगर कर पाते हो तो फिर अभी इसके बाद हम लोग बात करें मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जैसा कि मैंने दिखाया कि इतना ही चैप्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का महत्व कैसा है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो ये दावा किया जाता है एनसीईआरटी में अच्छे कंसेप्ट होते हैं, कंटेंट काफी अच्छा होता है। जरूरी है कि नहीं, हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो जरूरी है, समझ में आता तो नहीं जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग आज क्या बात करने वाले इसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आज हम लोग क्लास में केवल भूगोल मेंस के पहले यूनिट विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जल, मृदा और वन से संबंधित एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 अर्थात क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 और क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सबसे पहले कक्षा 8 का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कक्षा 10 का बाद में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 8 में जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमि की, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमि की। तो पृथ्वी का 30% भाग स्थल है अर्थात भूमि है। अब भूमि का उपयोग क्या गया दोस्तों, ठीक है, तो कृषि, वन, चारागाह, खनन, आधारभूत ढांचा, औद्योगिकरण, शहरीकरण के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भूमि उपयोग का निर्धारक क्या है। तो उसके 2 कारक हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक, ठीक है। प्राकृतिक कारक में क्या है तो कहेंगे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल। मानवीय कारक की अगर हम बात करें तो जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो भूमि उपयोग का निर्धारक किस कारक के माध्यम से होता है, तो 2 कारक के माध्यम से होता है, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप बॉक्स में देख पा रहे होंगे कि विश्व की 90% जनसंख्या
भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या या तो निर्जन रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये एक फैक्ट रहा एनसीईआरटी का। दूसरा क्या यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको केवल अंधविश्वास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर व्यूज आना है मुझे नहीं, मैं दिल से इस बात को देता हूँ दोस्तों कि आप वास्तव में फील करो और मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए, जो जियोग्राफी का पहला यूनिट है दोस्तों, जो जियोग्राफी का पहला यूनिट है, उसमें पीसीएस ने अभी तक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मैंने 3 वीडियो बनाया है और तीनों वीडियो में ये दिखाया है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसके मॉडल आंसर क्या होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भूमि उपयोग प्रारूप में व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है, उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। बाकी भूमि संसाधन के संरक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो वृक्ष लगाकर, अतिचरण पर रोक लगाकर, रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक कृषि, वेटलैंड संरक्षण, सरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक परितंत्र, वर्टिकल आवास, भूमि का दक्ष उपयोग, मृदा संरक्षण, ये जो है इसके भूमि संरक्षण के कुछ उपाय हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक फैक्ट है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप कहाँ तक सहमत है, आप कहाँ तक सहमत है दोस्तों कि मानवीकारी दृश्य भूमियों के बदलाव कारण भारतीय मानसून रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद भूस्खलन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भूस्खलन कहते किसे हैं, तो भूस्खलन सैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने का क्या कारण है। यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं भूस्खलन के कारण क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियर का टूटना, अचानक बाढ़ आना, बादलों का फटना, ग्लोफ आदि। फिर केस स्पीड की हम बात करें तो होता कहाँ पर है, तो उत्तराखंड व पश्चिमी घाट पर जो है भूस्खलन सबसे अधिक होता है। तो भूस्खलन के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मैंने दिया है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान व मैपिंग करके, प्राकृतिक परितंत्र का संरक्षण करके, वनारोपण करके, खनन कार्यों पर नियंत्रण करके, ग्लोफ का पूर्वावलोकन करके, ग्लेशियर की रियल टाइम निगरानी करके, प्रतिधारी दीवारों का निर्माण, भूस्खलन क्षेत्रों में मानव बसाव पर प्रतिबंध, विकास कार्यों से पूर्ण अवधारणा प्रभाव आकलन। ठीक है, ये इसके कुछ उपाय हो सकते हैं। उसके बाद मृदा किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मृदा के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं मृदा कहते किसे हैं, यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन दिया है और हमने बहुत अच्छा डेफिनेशन उसमें लिखा है। पृथ्वी की पृष्ठ के दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। और ये जो डायग्राम आप दोनों डायग्राम देख रहे हैं, इसको मैंने काफी अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर अवश्य देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मृदा के नवीनीकरण, ठीक है, मृदा के निम्नीकरण की बात कर रहे हैं, तो वनोन्मूलन, वर्षा दोहन, अतिचारण, भूस्खलन व बाढ़, रासायनिक उर्वरक, ये जो है मृदा के निम्नीकरण के कारक हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर, ये तो इसको हमने पहले भी देख लिया। अपक्षय किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि मृदा का वास्तव में हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने देख लिया है, मल्च बनाकर, वेदिका फार्म, समुच्चय रेखी जुताई, रक्षण मेखलाएं, समुच्चय रेखी रोधिकाएं, चट्टान तथा भिन्न भिन्न। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने देखा है, उसको जाकर देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि जो है बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फटाफट डिस्कस करके इस क्लास को एंड करना चाहता हूँ। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जल के बारे में बताया जा रहा है। तो जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो कि भूमि पर 3/4 भाग पाया जाता है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है, तो कहेंगे पीने योग्य अलवड़ी जल की उपलब्धता 1% से भी कम है। शहरी व औद्योगिकीकरण के कारण नदियों व झीलें जो है प्रदूषित हो रही है। शहरी आर्द्र भूमियों को कंक्रीट के जंगल में बदलना। ठीक है, जल का दुरुपयोग, ये जो है जल की जो है कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद जल के संरक्षण क्या हो सकते हैं, तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय। ठीक है, उद्योगों द्वारा शुद्ध जल में औद्योगिक बहिस्राव पर प्रतिबंध लगाकर, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करके, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का संरक्षण करके, जैविक कृषि, सिंचाई। ठीक है, ये सब जो है हम करके जल का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति आता है। तो ठीक है, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी ये पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। इसके लिए एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा। आप हमको इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है ये पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।